हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज से हम क्या करेंगे, बायोलॉजी के मॉक टेस्ट शुरुआत कर रहे हैं जो कि डेडिकेटेड है आपके एग्ज़ाम के लिए, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वन दरोगा। उसमें हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उनकी हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और क्वेश्चन का लेवल देखेंगे किस टाइप के लेवल आएंगे, क्योंकि लेवल तो ऐसा है डे बाय डे हर एग्ज़ाम में क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। तो उसी हिसाब से हमें अपने टेस्ट को भी रखना पड़ेगा, वैसे ही उसी टाइप की हमें स्टडी करनी पड़ेगी, वैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अ ग्रुप ऑफ प्लांट एंड एनिमल विद सिमिलर ट्रेड्स ऑफ एनी रैंक इज, यानी कि किसी भी स्तर के समान लक्षणों वाले पौधों और जानवरों का समूह कहलाता है। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर दो ऑर्गेनिज्म हैं, कोई क्या कह रहा है, अगर दो क्या है ऑर्गेनिज्म हैं, उनके क्या है कैरेक्टर अगर सेम है, लक्षण सेम है, तो उनके समूह को हम क्या कहेंगे, कि टैक्सॉन कहेंगे, स्पीसीज कहेंगे, जीनस कहेंगे कि ऑर्डर कहेंगे। तो इसका जो आंसर है आपका, जो इसका आंसर है उसे हम कहते हैं टैक्सॉन। टैक्सॉन होता क्या है बेसिकली, जो टैक्सॉन है, टैक्सॉन क्या है बेसिकली, किसी भी दो ऑर्गेनिज्म या किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम किस रैंकिंग में रख रहे हैं, कि अगर हम उसकी क्लासीफाई डिवीजन कर रहे हैं, उसका हम क्या करें, वर्गीकरण कर रहे हैं, तो उसे हम किस जगह पे रखेंगे, कहाँ पे किन ऑर्गेनिज्म के साथ उसके कैरेक्टर मेल खा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उसे कौन सी रैंकिंग देंगे, उसे हम कहते हैं टैक्सॉन। यानी कि टैक्सॉन को बेसिकली अगर हम बोलना चाहें तो क्या कह सकते हैं, रैंकिंग, रैंकिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। यानी कि किसी भी जीव की क्या है पोजीशन, आपकी किस पोजीशन पे वो रहेगा, कौन सी उसकी रैंक है, उसे हम क्या कहते हैं, टैक्सॉन। ठीक है, रैंकिंग कह लेते हैं या पोजीशन कह लेते हैं, कि किस स्थान पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्या करेंगे, रखेंगे। वो भी किस बेसिस पे, उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे, कि किस कैरेक्टर, किस ऑर्गेनिज्म, किस दूसरे ऑर्गेनिज्म या जीव के साथ उनके लक्षण क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, उसके हम क्या कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं। टैक्सॉन एक चीज है, टैक्सॉन क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम बताना चाहेंगे कि वो कौन से किंगडम में आएगा, कौन से फाइलम में आएगा, कौन सा उसका जीनस होगा, कौन सा उसकी स्पीसीज होगी, यानी कि हम क्या, साम्राज्य क्या होगा, किस रैंकिंग में होगी, उसको क्लासीफाई करने के लिए जो हम कहते हैं, उसे उस ब्रांच को हम क्या कह रहे हैं, टैक्सॉन कह रहे हैं, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसी के अंदर, इस टैक्सॉन के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी, चाहे आप किंगडम की बात कर लो, चाहे स्पीसीज की बात कर लो, चाहे जीनस की बात कर लो, चाहे ऑर्डर की बात कर लो, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आएंगी, टैक्सॉन में। इसलिए इसका जो सही आंसर है वो आंसर है टैक्सॉन। किसी भी स्तर के समान लक्षणों वाले पौधे और जानवरों का समूह टैक्सॉन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस। यानी कि वंश की तुलना में कौन सा वर्ण कम सामान्य है। इसमें भी वही है, जो दो लक्षण है, जो लक्षण हैं आपके, वो किस पोजीशन के हिसाब से घटते या बढ़ते जाते हैं। तो अगर हम पोजीशन की बात करें किसी भी ऑर्गेनिज्म को, उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं कैसे, किस किंगडम में होंगे, किस डिवीजन में होंगे, किस क्लास के होंगे, किस ऑर्डर के होंगे, किस फैमिली के होंगे, या जीनस के होंगे, या स्पीसीज के होंगे। यानी कि किस साम्राज्य के होंगे, किस डिवीजन के होंगे, किस परिवार, किस क्लास के होंगे, वर्ग के होंगे, किस ऑर्डर के होंगे, कोटि, या हम बात करें किस फैमिली के होंगे। उसमें यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका क्या है फ्लो चार्ट है, ये कौन सा किंगडम है, कौन सा डिवीजन है, यहाँ पे क्या होता है, जो जनरल कैरेक्टर की बात करता हूँ मैं, अगर सामान्य लक्षणों की बात, अगर हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो सामान्य लक्षण क्या करते रहते हैं, डिक्रीज करते रहते हैं, यानी कि घटते रहते हैं।
घटते रहते हैं। और अगर मैं क्या कहूँ, अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ चलेंगे, यानी कि प्रजाति से हम साम्राज्य की तरफ चलेंगे, तो ये जो सामान्य लक्षण हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं। यहाँ पे क्या होंगे, जो सामान्य लक्षण हैं आपके, यानी कि जनरल कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, जनरल कैरेक्टर्स क्या रहेंगे, इंक्रीज होंगे। अगर हम स्पीसीज से किस दर की तरफ चलते हैं, किंगडम की तरफ चलते हैं। ये एक शॉर्ट फॉर्म है किन किन रैंकिंग में, किन किन पोजीशन पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को बांटते हैं। के स्टैंड करता है आपका किंगडम के लिए, डी स्टैंड करता है डिवीजन के लिए, सी स्टैंड करता है आपका क्लास के लिए, ओ स्टैंड करता है आपका ऑर्डर के लिए, एफ स्टैंड करता है आपका फैमिली, जी स्टैंड करता है आपका जीनस, और एस स्टैंड करता है आपका स्पीसीज के लिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जीनस के कंपेयर में जो कम सामान्य है, यानी कि कम सामान्य लक्षण दिखाएगा, वो क्या होगा। तो यहां से हम देख सकते हैं जीनस के बाद क्या आ रहा है, स्पीसीज। यहां से घट रहा है ना क्रम, तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पीसीज यानी कि प्रजाति। ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन में आपके प्रीवियस वाले से मेल खाता जा रहा है। आगे हम देखते हैं। फिर है आपका द टर्म फाइलम वॉज क्वाइंड बाई। अब ये जो फाइलम है, फाइलम क्या होता है, वो भी एक रैंक पोजीशंस है आपकी, जैसे किंगडम होता है, डिवीजन की बात कर रहे हैं। अगर हम प्लांट को क्लासिफाई कर रहे हैं, यानी कि पौधों का वर्गीकरण कर रहे हैं, तब तो हम वहाँ पे डिवीजन बोलते हैं। और उसी की जगह अगर हम क्या करते हैं, एनिमल्स को यानी कि जानवरों का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तब हम वहाँ पे उसे क्या बोलते हैं, फाइलम करते हैं। और ये जो फाइलम वर्ड है, ये किसने क्वाइंट किया था, तो इस फाइलम वर्ड को क्वाइंट किया था आपके हैकल ने। किसने, हैकल ने। इनका पूरा नाम है अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने क्या किया था, क्वाइंट किया था टर्म फाइलम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वॉज गिवन बाई, यानी कि द्विपद नामकरण किसके द्वारा दिया गया था। सबसे बेसिक क्वेश्चन है आपका बायोलॉजी के लिए। अगर हम लिविंग वर्ल्ड को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले टर्म यही आता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सबसे फेमस नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या नाम दिया जाए। नोमेनक्लेचर किस लिए लाया गया था, कि होता है ऐसा कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई जानवर है या कोई पौधा है, वो लोकल डायलेक्ट की बात करता हूँ मैं, उन्हें हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नामों से जानते हैं। अभी ऐसा हो सकता है हम हिंदी में कुछ कह रहे हो, इंग्लिश में कुछ और कह रहा हो, फ्रेंच वाला कुछ और कह रहा हो, पर चीज़ वही है। तो उसको क्या करने के लिए, उसको एक इस जनरलाइज करने के लिए ये नोमेनक्लेचर आया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी एनिमल या प्लांट को क्या नाम दिया जाए। उसके लिए कुछ कोशिशें की गई थी और आज तक चलती आ रही है। सबसे फेमस और सबसे फिट ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था आपका लीनियस के द्वारा, यानी कि कार्लस लीनियस ने क्या दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, द्विपद नामकरण में क्या होता है आपका, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके जीनस और उसके स्पीसीज से मिला के नाम दिया जाता है। ये दोनों चीजें उसमें आती हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, कार्लस लीनियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीसीज फाउंड इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन आर कॉल्ड, यानी कि विभिन्न भौगोलिक स्थानों में पाई जाने वाली प्रजातियों को कहा जाता है। यानी कि जो स्पीसीज हैं आपकी, अगर डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन यानी कि भौगोलिक परिस्थितियों में पाई जाएंगी, तो उन्हें हम कौन सी स्पीसीज कहते हैं। तो अब हम देखते हैं, ये देखो 4 ऑप्शन है आपके। पहला है सिंपैट्रिक स्पीसीज, एलोपैट्रिक स्पीसीज, सिबलिंग स्पीसीज यानी कि सहोदर प्रजातियां, या मॉर्फो स्पीसीज। तो इसमें हम देखते हैं जो सिंपैट्रिक स्पीसीज होती हैं, ये क्या होती है, एक स्पीसीज से ही नई स्पीसीज क्या होती है, फॉर्म होती है। क्या है,
एक स्पीसीज से यानी कि एक प्रजाति से ही क्या होगी, न्यू स्पीसीज यानी कि न्यू प्रजाति फॉर्म होगी और वो उसी जगह होगी। इसका क्या है, भौगोलिक परिस्थिति, ये यहाँ पे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन यानी कि भौगोलिक नहीं होगा इसमें। तो ये तो है होती है आपकी सिंपैथिक स्पीसीज यानी कि एक ही स्पीसीज से नई स्पीसीज फॉर्म हो जाएगी सेम रीजन में। इसका रीजन सेम अलग नहीं होता है, उसे हम कहते हैं सिंपैथिक स्पीसीज। दूसरी है आपकी एलोपैथिक स्पीसीज। एलोपैथिक स्पीसीज का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं जियोग्राफिकल स्पीसीज। जियोग्राफिकल स्पीसीज यानी कि एलोपैथिक स्पीसीज कौन सी होती हैं, जैसे एक स्पीसीज है वो एक रीजन में थी, किसी कारणवश वो दूसरे ज्योग्राफिकल रीजन यानी कि भौगोलिक स्थान पर चली जाती है। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उसे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे अपने सर्वाइवल के लिए। वो चेंज होंगे और वो अपनी इस स्पीसीज से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगी। उस तरह की स्पीसीज को हम कहते हैं एलोपैथिक स्पीसीज। इससे होगा क्या, अगर कोई भी किसी भी कारणवश एक स्पीसीज दूसरे स्थान पर जाके चेंज हो जाती है तो क्या होगा, अब इन दोनों के बीच में प्रजनन नहीं हो सकता है। यानी कि अगर प्रजनन नहीं होगा तो आपका जो जीन फ्लो है, जीन फ्लो की बात करता हूं, यानी कि जो अनुवांशिक पदार्थ का वो क्या है फ्लो होगा वो नहीं हो पाएगा। तो उस तरह की स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, एलोपैथिक स्पीसीज। यहाँ पे पूछा भी गया है कि भौगोलिक स्थानों में पाई जाने वाली प्रजातियों को कहा जाता है विभिन्न, तो वो कौन सी होती हैं, एलोपैथिक स्पीसीज होती हैं। सिंपैथिक स्पीसीज क्या आती है, एक ही स्पीसीज है उससे नई स्पीसीज फॉर्म हो गई विद इन सेम रीजन, अलग नहीं, वहीं पे हो गई, तो उस तरह की स्पीसीज क्या हो जाएगी, सिंपैथिक स्पीसीज। तीसरा होता है सिबलिंग स्पीसीज। ये क्या है, सहोदर प्रजातियां, यानी कि ये देखने और सुनने में तो एक जैसी लगेंगी पर एक नहीं होती हैं। ऐसी स्पीसीज क्या कहलाती हैं, सिबलिंग स्पीसीज कहलाती हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, जो स्पीसीज फाउंड होती है जो डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन में उसे क्या बोलते हैं, एलोपैथिक स्पीसीज। ये इसका दूसरा नाम भी क्या है, जियोग्राफिकल स्पीसीज कहते हैं हम इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, सही क्रम क्या है। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है वो हम देखेंगे। अब ये डिफरेंट हैं, इसमें कोई कैसे बना सकता है, तो इसमें के क्या करता है, के किंगडम के लिए है, डी डिवीजन के लिए है, सी क्लास के लिए है। अभी पीछे हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो इससे हमारे कई सारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। आप इसे कैसे भी याद कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ बना सकते हैं। जैसे मैंने तो बनाया है कि के डी को फिर गाना सुनाया, तो के अपने अपने तरीके आप कैसे याद कर सकते हैं उस चीज़ों को, वो कर सकते हैं आप। तो इसमें हमें अब यहाँ पे सीक्वेंस देखना है। अब हमारे लिए इजी हो गया है कि यहाँ पे क्या क्या है। पहले क्या है, पहला ऑप्शन देखते हैं। अब हम पहला ऑप्शन है, पहले जीनस आएगा, ठीक है, यहाँ पे जीनस आएगा, फिर स्पीसीज आएगा, फिर ऑर्डर आएगा, फिर किंगडम होगा। अभी स्पीसीज के बाद तो कुछ आता ही नहीं है, तो इसलिए पहला ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, पहले स्पीसीज फिर ऑर्डर, ये भी गलत हो गया क्योंकि स्पीसीज तो सबसे लास्ट में है आपके। या उल्टा भी चलेंगे हम, स्पीसीज से स्पीसीज आएगा, फिर जीनस आना चाहिए था, ना कि ऑर्डर आना चाहिए था। अब यहाँ देखते हैं, पहले स्पीसीज है, फिर जीनस है, देखो स्पीसीज है, जीनस है, ठीक है, फिर ऑर्डर, ऑर्डर नहीं, फिर आएगी फैमिली आनी चाहिए थी। तो ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। फिर अगला क्या है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, यानी कि किंगडम, डिवीजन। अब मैंने डिवीजन में बोला था, अगर प्लांट का हम वर्गीकरण कर रहे हैं तो हम उसे डिवीजन बोलते हैं, अगर प्लांट नहीं होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, फाइलम। बस यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है। तो ये इसमें क्या, पहले किंगडम है, फिर फाइलम है, फिर उसके बाद क्लास है, फिर ऑर्डर है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि जगत, फिर फाइलम, फिर वर्ग, फिर क्रम।
अब ये जो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है ये टैक्सॉन के अंडर आती हैं। इसमें एक और लेवल अब ऐड ऑन हो गया है, यहाँ पे डोमेन आ जाता है। अगर बहुत ही टफ आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, डोमेन आ जाएगा। तो किंगडम से भी पहले क्या आ जाएगा, आपका डोमेन आ जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, किंगडम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू, यानी कि चयापचय से तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है मेटाबॉलिज्म से? रिलीज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का विमोचन होता है। गेन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का लाभ होता है। कैटाबॉलिज्म, अपचय होता है। या गेन और रिलीज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का लाभ या विमोचन होता है। अब हम चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म को समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता है क्या है। बहुत शॉर्ट में समझेंगे मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म क्या है, ऑल केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी, यानी कि सारी रासायनिक क्रिया, किसी प्रकार की भी जो रासायनिक क्रिया है जो बॉडी के अंदर हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो इसमें जब मेटाबॉलिज्म होगा, सारी टाइप की केमिकल रिएक्शन आएंगी, तो इसमें क्या होगा, गेन भी होगा कुछ रिएक्शन में, कुछ में लॉस भी होगा, यानी कि रिलीज भी होगी एनर्जी में। तो इसका सही आंसर क्या है, गेन और रिलीज ऑफ एनर्जी, यानी कि चयापचय से क्या होता है, गेन भी होता है एनर्जी का और रिलीज भी होता है। क्योंकि सारी केमिकल, जितनी भी केमिकल रिएक्शन है, जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हैं, वो सारी की सारी किसके अंदर आती हैं, आपकी मेटाबॉलिज्म के अंदर आती हैं। ये कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ये इसी के अंदर आएंगे, ऊर्जा का गेन और रिलीज ऑफ एनर्जी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या है? अब देखो, नॉमेनक्लेचर के कुछ बेसिक्स रूल होते हैं आपके, कि उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी जीव को नाम देने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। पहली चीज़ें क्या होती हैं, दो चीज़ें लेंगे हम, जीनस नेम और स्पीसीज का नेम। फर्स्ट चीज़, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए हम उसके जीनस नेम इस्तेमाल करेंगे और उसके स्पीसीज का नाम करेंगे, पहला। दूसरा क्या करेंगे, हम पहले हम जीनस लिखेंगे फिर स्पीसीज लिखेंगे। ऐसा नहीं हो कि पहले स्पीसीज लिख दें फिर जीनस लिख दें, यानी कि प्रजाति पहले लिख दें वंश बाद में लिखें, ऐसा नहीं। पहले जीनस लिखेंगे फिर स्पीसीज लिखेंगे। दूसरा क्या होता है कि अगर हम हाथों से लिख रहे हैं इसे, अगर हम हाथों से लिख रहे हैं तो हम इसे क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। और अगर हम टाइप करके लिख रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, वो किस फॉन्ट में होना चाहिए, इटैलिक्स फॉन्ट में होना चाहिए। यानी कि अगर हैंड रिटन है, हैंड रिटन यानी कि हाथों से लिख रहे हैं तो उसे हैंड रिटन है, यानी कि अगर किसी का भी बायोलॉजिकल नाम हम हैंड रिटन कर रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए, मस्ट बी अंडरलाइन। उसे अंडरलाइन जरूर करना है, अगर अंडरलाइन नहीं करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ये रूल्स हैं कुछ। या अगर हम उसे प्रिंट कर रहे हैं या अगर कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हैं तो वो कैसा होना चाहिए, इटैलिक्स में होना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, जीनस का नाम जो शुरू होगा, जो फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस होगा वो हमेशा कैसा होगा, कैपिटल होगा, और जो स्पीसीज का फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा। ये बेसिक से रूल हैं आपके किसी भी नॉमेनक्लेचर में। तो इसमें देखते हैं, जीनस नेम इज रिटन आफ्टर स्पीसीज, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। फिर जीनस एंड स्पीसीज नेम आर रिटन इन इटैलिक्स, बिल्कुल सही है। वंश और प्रजाति का नाम अगर हम इटैलिक में लिख रहे हैं, कब, अगर टाइप कर रहे हैं तो किस में लिखेंगे, इटैलिक्स में लिखेंगे। अगर हाथों से लिख रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं, तब हम उसे क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ये भी सही है। तीसरा क्या है, जीनस एंड स्पीसीज हैव द सेम नेम, ये चीज़ नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं कि जीनस और स्पीसीज यानी कि वंश और प्रजाति का नाम एक ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, अलग अलग भी हो सकता है। इसमें फिर अगला क्या है, द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस एंड स्पीसीज नेम इज कैपिटल।
यानी कि जीनस और प्रजाति के नाम का पहला अक्षर बड़ा होता है। बिल्कुल, ये भी रूल है, ये बेसिक्स रूल हैं जो बताए हैं मैंने। इसमें से जो गलत है वो क्या है आपका, वंश और प्रजाति का नाम एक ही है। व्हाट इज द अगला क्वेश्चन देखते हैं। CNH सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इज लोकेटेड एट, यानी कि केंद्रीय राष्ट्रीय हर्बेरियम कहाँ स्थित है। ये स्थित है आपका CNH कोलकाता में। कहाँ पे स्थित है, कोलकाता में। ये बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक पार्ट है, जो आपका कोलकाता में बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है एक जगह, उसका पार्ट है। ये कहाँ पे है, कोलकाता में है। अगर मोर स्पेसिफिक जाएंगे तो जगह का नाम है सीपुर, जो कि कहाँ पे है, हावड़ा में। तो जो आपका सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है वो कहाँ पे है, कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू प्लांट कैन बी कॉन्क्लूसिवली सेड टू बी बिलोंग टू द सेम स्पीसीज इफ दे, दो पौधों को निर्णायक रूप से एक ही प्रजाति का कहा जा सकता है। यानी कि अगर दो पौधे हैं उन्हें कब कहेंगे कि हम सेम स्पीसीज के हैं, क्या, कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विथ ईच अदर एंड फॉर्म सीड, यानी कि पहला क्या है, एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर सकते हैं और बीज बना सकते हैं। दूसरा है हैव मोर देन 90% सिमिलर जीन, यानी कि 90% से अधिक समान जीन होते हैं। तीसरा है लुक सिमिलर एंड प्रोसेस आइडेंटिकल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, यानी कि समान दिखते हैं और समान द्वितीयक मेटाबोलाइट्स होते हैं। चौथा है गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होना चाहिए। तो इसके लिए क्या, अगर कोई भी स्पीसीज है, दो ऑर्गेनिज्म हैं, उन्हें हमें बताना है कि वो सेम स्पीसीज के हैं। उसके लिए बेसिक चीज़ क्या है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग में हम देखते हैं, एक आता है रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन। दो स्पीसीज वही होती हैं जो आपस में क्या कर सकते हैं, प्रजनन कर सकें फ्रीली, और एक फर्टाइल उपज, और अपनी जैसी जो उन्होंने संतान करी हो वो कैसे होनी चाहिए, फर्टाइल हो, यानी कि वो अगर हम पौधों की बात कर रहे हैं तो वो बीज बना सकती हैं, और अगर एनिमल्स की बात करें हम तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी ही जैसी एक नई ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकें। उसमें कुछ ना कुछ क्या है, बहुत सारे अपवाद हैं जिन्हें हम देखते हैं, पर मेन चीज़ क्या है, दो प्रजाति तभी कही जा सकती है निर्णायक रूप से, बाकी सारी चीज़ें 90% से अधिक समान हो जीन होते हैं, सही है, पर ऑल टोटल सही नहीं है। पर मेन चीज़ क्या है, वो एक दूसरे के साथ प्रजनन कर सके फ्रीली और क्या बना सकें, बीज बना सकते हैं। ये क्या होगा, किसी भी निर्णायक रूप से उन्हें क्या कहेंगे, प्रजाति कहेंगे। हो सकता है कोई दूसरी चीज़ों जो लगभग, जैसे मैंने सिबलिंग की बात करी थी, लगभग मिलते जुलते हों पर एक स्पीसीज के ना हों। तो इसका आंसर क्या है, एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर सकते हैं और बीज बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ICBN स्टैंड फॉर, यानी कि जो ICBN है उसका मतलब क्या है। तो ICBN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ICBN की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि जितने भी पौधों के नाम के लिए जितने भी रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे वो कौन बनाता है, ICBN बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉटनिकल गार्डन प्रोवाइड, वनस्पति उद्यान प्रदान करते हैं। वनस्पति उद्यान मेनली किस लिए फॉर्म किए जाते हैं, कि जितने भी हमारे इंडेंजर्ड, यानी कि जो प्रजातियां क्या हैं, लुप्त होने की कगार पर हों, उन प्रजातियों को हम क्या करते हैं, एक जगह लेके आते हैं, उनके नेचुरल हैबिटेट, जैसे वो जिस जगह पे वो उगती होंगी उस टाइप का हम उन्हें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ पे उस स्पीसीज को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ताकि वो क्या हो सके, विलुप्त ना हो पाए। तो बॉटनिकल गार्डन का जो मेन काम क्या होता है
किसी भी मतलब जो भी अगर हम प्लांट की बात कर रहे हो उसका जो जेनेटिक मटेरियल उससे सेव करना, मेनली क्या है, जेनेटिक मटेरियल को सेव करना। इसमें क्या, पहला ब्यूटीफुल एरिया ऑफ रिकग्निशन, मनोरंजन के लिए सुंदर क्षेत्र हो सकता है, पर ये इसका मेन मोटो नहीं है बॉटनिकल गार्डन का। दूसरा क्या है, उष्ण कटिबंधीय पौधों के लिए जलाशय, रिजर्वायर फॉर ट्रॉपिकल प्लांट। रिजर्वायर यहाँ पे सिर्फ ट्रॉपिकल प्लांट नहीं, जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज होंगी आपकी प्लांट्स में, उन्हें क्या हम करते हैं, उनके जम्पलाज का एक्स सितु कंजर्वेशन हम करते हैं। एक्स सितु कंजर्वेशन ऑफ जम्पलाज। एक्स सितु का मतलब क्या होता है कि नेचुरल हैबिटाट जैसा ही इन्वायरमेंट हम उस जगह पे प्रोवाइड कर दें जहाँ पे हम उसे डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी प्लांट तभी ग्रो पाएगा जब वो अपने नेचुरल हैबिटाट में रहे। ऐसा नहीं हो सकता ना कि कैक्टस को हम हिमालय में ला गए उगाने की कोशिश करें, तो वो क्योंकि वो उसका क्या है, नेचुरल हैबिटाट नहीं है, इस वजह से वो चीज़ें अगर हम उसे उसी टाइप की कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे जिस कंडीशन पे वो ग्रो हो सकता है, तो यही काम क्या करता है हमारा बॉटनिकल गार्डन करता है। क्या करता है, जर्मप्लाज्म का बाह्य स्थान संरक्षण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। निम्नलिखित में से कौन सी जीवित जीवों की परिभाषित विशेषता है, यानी कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी भी लिविंग बीइंग का। देखते हैं हम, ग्रोथ, एबिलिटी टू मेक साउंड यानी कि ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता, ग्रोथ यानी कि वृद्धि। तीसरा है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी कि बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया, और चौथा है रिप्रोडक्शन। इनमें से सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, सिर्फ एक को छोड़ के एबिलिटी टू मेक साउंड, पर इसमें भी हमें मोर डिफाइन बताना है, तो हम एक एक को देखते हैं। ग्रोथ बिल्कुल है, डिफाइनिंग फीचर है, जितने भी लिविंग बीइंग होंगे, जितने भी क्या होते हैं सजीव वस्तुएं होंगी, वो क्या होंगी, उनमें ग्रोथ होती है, प्रॉपर्टी है ये लिविंग बीइंग्स की। पर किस टाइप की ग्रोथ, यहाँ पे ग्रोथ को डिफाइन नहीं किया है। अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ, इंट्रिंसिक ग्रोथ लिख दूंगा तो ये डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा। अगर मैं खाली ग्रोथ करता हूं तो नॉन लिविंग बीइंग भी ग्रोथ डेवलप करते हैं। कैसे, ग्रोथ क्या होता है, वृद्धि मतलब बढ़ जाना, जैसे दरवाजे होते हैं बरसात में फूल जाते हैं, ग्रोथ हो गई, तो पर वो लिविंग तो नहीं है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक फीलिंग तो नहीं होगी। यानी कि अगर हम आंतरिक ग्रोथ होगी तब तो हम कह सकते हैं वो लिविंग बीइंग की एक प्रॉपर्टी है। अगर वो सिर्फ ग्रोथ की बात करते हैं तो डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता है। यानी कि मेन दूसरा एबिलिटी टू मेक साउंड, ये तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गया कि ध्वनि उत्पन्न, कई सारी सजीव चीज़ें जो नहीं बोल पाती हैं, जो ध्वनि क्रिएट नहीं कर पाती। तीसरा क्या है, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाह्य उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया, यानी कि इसे हम कहते हैं, ये डिफाइनिंग फीचर है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर वो क्या करता है, किसी भी स्टिमुलाई यानी किसी भी कोई भी चीज़ उसके अंदर चेंज हो रहा है इंटरनल इन्वायरमेंट में, उसके प्रति वो क्या करता है, प्रतिक्रिया देता है, तो वो क्या होता है आपका डिफाइनिंग फीचर है आपका, जो कि है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी कि बाहर कुछ हुआ अंदर चेंजेज हो रहे हैं उसे, तो वो किसका लक्षण है आपका, एक लिविंग बीइंग का। ये किसके अंडर में आता है, इसकी जगह अगर सेल्फ कॉन्शियसनेस भी आ जाए तो बात वही आएगी, स्वचेतना भी आ जाए, यानी कि स्वचेतना, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई आ जाए या सेल्फ कॉन्शियसनेस आ जाए, तो दोनों की दोनों चीजें सेम होंगी। चौथा क्या है, रिप्रोडक्शन, प्रजनन। अभी हम बात कर रहे थे डिफाइनिंग फीचर है, पर इसमें क्या होता है रिप्रोडक्शन में एक दिक्कत, इसमें बहुत सारे क्या है अपवाद हैं आपके। इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो रिप्रोड्यूस करेगा, चाहे वो सेक्सुअली करे चाहे एसेक्सुअली करे, पर वो रिप्रोड्यूस करेगा। पर उसका क्या है, वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनानी चाहिए, यानी कि जो उसकी जो संतान होगी, जो उसकी चीज़ होगी, वो भी कैसे होनी चाहिए, प्रजनन के लिए तैयार होनी चाहिए, वो मतलब प्रजनन कर सकती हो। पर इसके कई सारे अपवाद हैं, जिसमें क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होती है वो क्या होती है, फर्टाइल नहीं होती है। जो फर्टाइल नहीं होगी तो इसका कैसे, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हमने खच्चर सुना होगा,
खच्चर पैदा होता है तो वो क्या होता है, फर्टाइल नहीं होता है, वो आगे अपनी क्या है प्रोजेनी अपने तरीके का जीव नहीं बना पाएगा। इसलिए रिप्रोडक्शन में भी कुछ ना कुछ क्या है अपवाद आते हैं। तो इसके लिए जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया, यानी कि रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो ये क्वेश्चन थे आपके पहले मॉक के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, आप गो थ्रू कीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट टेस्ट में।